चलिए आज बिगिन करते हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल। पार्टनरशिप तो आप जानते ही हैं, जब फर्म में दो या दो से अधिक लोग हों तो ऐसी फर्म को हम कहते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का जब हम बेसिक्स स्टडी कर रहे हैं तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करती है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू वर्क फॉर वन और फॉर ऑल। मतलब वन फॉर ईच फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। इसका मतलब है कि पार्टनर्स एक दूसरे के ट्रस्ट पे, म्यूचुअल फेथ पर काम करते हैं। क्या है मैक्सिमम नंबर? तो मैक्सिमम नंबर 50 कर दिया है एज पर द कंपनी रूल्स एक्ट 2014। बात करते हैं पार्टनरशिप में क्या करना होता है। तो नॉर्मली सारे फर्म्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को जानने के लिए ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग के बाद पीएल अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनरशिप में भी यही रूल है। पर पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाती है, उसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, इसका एक बेसिक आपको बताने जा रहे हैं। पहली चीज है कि ये वर्ड एप्रोप्रिएशन क्या है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट है, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। इसका मतलब फर्म में जो प्रॉफिट या लॉस आया उसके बाद, तो प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यही निकलेगा। तो प्रॉफिट आने के बाद हम उस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर देते हैं। कहां लिखते हैं? यहां लिख देते हैं उस नेट प्रॉफिट को, जो कि नेट प्रॉफिट आया एज पर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट है जो फर्म के पास रिसीव हुआ है, इसी प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना है। और द वर्ड एप्रोप्रिएशन मींस बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को उनके खर्चे दिए जाएंगे। अब पार्टनर्स को क्या क्या फर्म को खर्चे देने होते हैं, याद रखिएगा। इट इज रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मालिक। हाँ, पार्टनरशिप का मालिक कौन है? पार्टनर्स। तो पार्टनर से जुड़े अगर खर्चे या कमाई होते हैं तो हम उसे एप्रोप्रिएशंस में शो करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फर्म से जुड़े कोई भी खर्चा होगा, एक ऐसे खर्चे, एक ऐसे एक्सपेंस जो फर्म को देने ही हैं। कुछ एग्जांपल दे दूं, रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ द स्टाफ, ये कैसे खर्चे हैं? इन्हें हम खर्चों को कहते हैं चार्ज। ये खर्चे एप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज है। मतलब ये खर्चे आपको देने ही हैं। आप पैसा कमाइए मत कमाइए, आपका स्टाफ आपके लिए वेट करेगा, आपका लैंडलॉर्ड वेट करेगा कि तुम पैसा कमा लो तब देना। ना ना ना, कहेगा मुझे क्या मतलब है, मेरे पैसे दीजिए। आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक क्या कहेगी? ब्याज तब देना जब पैसा कमाओगे। ना ना ना, बैंक के पास इतनी फुर्सत नहीं है, ब्याज निकाल। तो ये खर्चे जो फर्म को पे ही करने होते हैं, वेदर फर्म इनकर्स इनकम, हैज इनकम और फर्म हैज लॉसेस, वो खर्चों को हम लोग कहते हैं चार्ज। क्लियर है? चार्ज क्या होता है? हमको चार्ज को इसमें शो नहीं करना होता है। क्या शो करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में? एप्रोप्रिएशन। आइए क्या क्या आ सकता है इसमें, नाम देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिक नाम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम पार्टनर्स से रिलेटेड, मैंने बताया हमें पार्टनर से रिलेटेड खर्चे कौन बना रहा है? पीएल एप्रोप्रिएशन। आप एज अ पार्टनर नहीं, फर्म बना रही है, फर्म इज प्रिपेयरिंग इट। और डेबिट साइड में हमेशा आप जानते ही हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल चलता है। तो फर्म को पार्टनर को ब्याज देना पड़ रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि पार्टनर हमारे पास है ए और दूसरा पार्टनर है बी। तो पार्टनरशिप फर्म जो इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पर पार्टनर्स को, वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट में आ गया है। आप अंदर वाले कॉलम में क्या करेंगे? अमाउंट शो करेंगे और टोटल को बाहर टोटल वाले लाइन में शो करेंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। और क्या खर्चे आ सकते हैं इसके अंदर? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है। तो और कौन से खर्चे हैं जिन्हें हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं? जैसे सैलरी टू पार्टनर्स। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स की सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है, पर सैलरी ऑफ मैनेजर या सैलरी ऑफ अदर स्टाफ एकदम नहीं, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है।
चार्ज इसलिए है कि इन एक्सपेंसेस को आपको पे करना ही है। और सैलरी कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा तो सैलरी देंगे, और उतनी ही देंगे जो प्रॉफिट के अंदर तक है, प्रॉफिट के बियॉन्ड नहीं देंगे। समझ गया ना? तो सैलरी, हाँ, सैलरी ऑफ पार्टनर्स आप दे देंगे। एक अजम्पशन से बता दूं, चलो एक अज्यूम करके एग्जांपल बोलते हैं। लेट्स अज्यूम की सैलरी ऑफ ए इज 2000 पर मंथ, तो आप यहां पे लिख देंगे 24,000, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एनुअल अकाउंट है, साल के अंत में बनता है, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, इसीलिए पूरे साल भर का आपको सैलरी देनी है। मंथली दिया होगा तो आप इंटू 12 करके एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर क्वार्टरली दिया होगा, लेट्स अज्यूम कि सैलरी ऑफ बी इज गिवन एज 6,000 पर क्वार्टर, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं? साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है ना? 3 महीनों को एक क्वार्टर कहते हैं, जैसे अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, एंड सो ऑन। तो 4 क्वार्टर्स हैं, इंटू 4 कर दीजिए, 24,000 आ जाएगा, ठीक है? तो क्वार्टरली होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, मंथली होगा तो उस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, हाफ ईयरली होगी सैलरी तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और अगर एनुअल होगी तो एक सेम लिख देंगे, ठीक है? अज्यूम करता हूं कि सैलरी दिया हुआ है 20,000 पर एनम, खत्म, आप 20,000 ही लिख देंगे। क्लियर है? मतलब कहना चाहते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन एक एनुअल अकाउंट है, साल के अंत में प्रिपेयर होता है, इसीलिए आपको एनुअल ही, साल का ही एप्रोप्रिएशन वाला अमाउंट लिखना है। फिर ध्यान देंगे कि टोटल ऑफ दी सैलरी को क्या करेंगे? बाहर रिकॉर्ड कर देंगे रिकॉर्ड। और क्या करना है आगे? देखिए, कुछ और खर्चे हैं ऐसे जो हम एप्रोप्रिएशन में लिख सकते हैं। और खर्चों का नाम ले रहा हूं आपको, जैसे आपको रिजर्व्स, ये क्या होता है? रिजर्व मतलब होता है पैसा जो सेट असाइड कर दिया गया है। रिजर्व इज एनी अमाउंट विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, और इट इज फॉर अननोन लायबिलिटी एंड फॉर अननोन अमाउंट। न लायबिलिटी श्योर है होगी, और न तो कितने अमाउंट की होगी ये भी श्योर नहीं है, इसीलिए इसको रिजर्व बोलते हैं। हाँ, पार्टनर का क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है, पर क्योंकि ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट नहीं होगा तो आप रिजर्व क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रॉफिट इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन। ध्यान दीजिएगा, वर्ड की वर्ड है इसमें एप्रोप्रिएशन। और क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपको लगता है किसी पार्टनर को देना रिलेटेड है, याद रखिएगा वो एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन वाला होना चाहिए। जैसे कमीशन ऑन सेल्स, पार्टनरशिप में पार्टनर्स को कमीशन है, हाँ, पार्टनर्स को कमीशन दी जा रही है, तो कमीशन भी एक ऐसा प्रॉफिट है जिसको आप क्या करेंगे? एप्रोप्रिएट करेंगे। तो कमीशन टू पार्टनर्स को क्या करेंगे आप? अगेन कमीशन टू पार्टनर्स को लिख देंगे। अगर ए का कमीशन होगा तो सिर्फ ए का नाम लिखेंगे, और अगर दोनों होगा तो दोनों का नाम दे देंगे। तो अज्यूम करता हूं कि ए का ही कमीशन दिया हुआ है, आपने लिख दिया, बी होता तो लिख देते। तो ये तो सारे डेबिट एंट्रीज हो गई, फर्म के लिए सारे एक्सपेंसेस हो गए, सारे एक्सपेंसेस मैंने बता दिए, इसके अलावा और कोई नाम नहीं आएगा। ये कॉमन नेम्स हैं जिसका आप देखेंगे बार बार रिपीटिशन होने वाला है। और क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है? क्रेडिट साइड में तो इनकम आने वाली है। तो कुछ इनकम ऐसी है क्या जो हम एप्रोप्रिएट कर सकते हैं? हाँ भाई, कुछ इनकम हम पार्टनर से भी ले सकते हैं। मैंने अपनी भाषा में कहा ना, मालिक से जुड़े खर्चे और कमाई का रिकॉर्ड है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? और मालिक कौन है? पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में। तो अगर हमें क्या करना हो, ड्राइंग पर ब्याज लेना हो, ड्राइंग वो अमाउंट है जो पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला था, और क्योंकि फर्म उनसे अब ब्याज लेगी तो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम को आप करेंगे क्रेडिट। मैंने अज्यूम किया था कि पार्टनर्स ए और बी हैं, तो जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और उसका टोटल बाहर टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है? क्लियर है ना हम लोग को? चलिए, तब आपने कहा क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से अब आएगा क्या इसमें? इसका आंसर क्या आएगा? तो यूजुअली क्रेडिट साइड ही आपका टोटल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये प्रॉफिट होगा। अगर यहां पर प्रॉफिट होगा तभी आप ये एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, रिजर्व या कमीशन दे पाएंगे।
प्रॉफिट नहीं होगा आप ये खर्चे नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए इन खर्चों का नाम है एप्रोप्रिएशन। और रही बात यहां पर क्या आंसर बचेगा, तो अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, जो कि यूजुअली यही होगा, क्या टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट जो कि एक्सपेंस साइड है उसका टोटल कम होगा। अजम्पशन से बता दूं, चलो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 50,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30,000, तो आपके पास डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है। ये बैलेंस जो यहां बच रहा है इसी का नाम है टू प्रॉफिट। हालांकि इसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या सही वर्ड है? डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों डिविजिबल? क्यों? क्योंकि यही वो प्रॉफिट पार्टनर्स को हम डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नाम है एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? यहां पे आप डिविजिबल वर्ड नहीं लिखेंगे, पर होता ये डिविजिबल प्रॉफिट ही है। पार्टनर्स को बांट देंगे उनके एग्रीड शेयर के अकॉर्डिंग। अगर शेयर बताना भूल जाए, रेशियो बताना भूल जाए, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट। क्वेश्चन आएगा सर ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहां जाएगा, मैनेजर की सैलरी कहां जाएगी? ये दोनों नाम जो आपने पूछा, या इवन रेंट टू दी पार्टनर, पार्टनर ने अपने ही प्रीमाइसेस में फर्म चला रहा है और उसको उसका रेंट मिलना चाहिए, तो ये तीनों नाम आपने जो सुने, रेंट टू दी पार्टनर जो कि अपने प्रीमाइसेस में अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, या मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन दी पार्टनर्स लोन। क्या कहा? ये कैसे नाम है ये पूछ रहे हो? इन नामों को हम कहेंगे चार्ज। मैनेजर का कमीशन, इसको नाम को कहेंगे चार्ज। और चार्ज को आपको एप्रोप्रिएशन में नहीं शो करना चाहिए। कहां शो करेंगे चार्ज को? एज यूजुअल जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें एक्सपेंसेस डेबिट होता है, वहां चले जाना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? इन केस आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है और उसमें आपको दे दिया गया है कि आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज कर दीजिए। कितना ले सकते हैं पार्टनर पे लोन? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का अगर परसेंटेज नहीं दिया है गिवन, पार्टनर ने कुछ पैसा एडवांस कर दिया फर्म को, तो आपको फिक्स है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे? 6%। क्यों? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये परसेंटेज प्रोवाइडेड है। अगर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, क्योंकि सारा काम डीड के अकॉर्डिंग होता है, पार्टनर्स ने जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की है उस रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन को, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड टर्म्स एंड कंडीशन को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में जो जो खर्चे दिए हैं आपको वैसे ही देने हैं। ठीक है? मतलब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, अब उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है 10% पे, तो पार्टनर के लोन पे आप 10% ही उसको इंटरेस्ट देंगे। इन केस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, तो मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए? 6%। क्लियर है? यहां क्लियर है? और पार्टनर्स का रेशियो क्या होगा? पार्टनर्स का रेशियो होगा इक्वल। कब इक्वल रेशियो करेंगे? इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अदरवाइज उनके बीच में एग्रीड है 3:2 का रेशियो, तो आपको वही रेशियो देना है जो पार्टनर्स के बीच में रेशियो है। क्या खत्म हो जाएगा यहां पर? नहीं नहीं, यहां से खत्म नहीं है, यहां से शुरू हो रहा है। पार्टनरशिप में सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां तो लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो आप समझ गए कि डेबिट में लिखना है, पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए एक अज्यूम्ड एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे इस एग्जांपल में। तो अज्यूम तो हमने पहले ही कर लिया था कि दो पार्टनर है ए और बी। तो 1 अप्रैल को, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल, ए की कैपिटल, एज कैपिटल, मैंने लिखा ए, एज कैपिटल इज ₹5 लाख। क्लियर है? ये गिवन है आपके पास क्वेश्चन में कि ए की कैपिटल है 5 लाख रुपीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज गिवन। इसका मतलब है पार्टनर्स को 12% का ब्याज देना है। याद रखिएगा, इट इज गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्रीमेंट में नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं लिखेंगे। ठीक है? आप अपने पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं लिखेंगे। इन केस क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, जितना भी हो सकता है, मैंने अज्यूम्ड लिखा 12%, तो आपको 12% निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर एक अमाउंट, मैंने कहा एक एग्जांपल से मैंने लिया कि ए की कैपिटल है 5 लाख, आपको इसको 5 लाख पे सीधे ईयर एंड तक, देखिए कैपिटल कब है? ईयर के बिगनिंग में। आपको ईयर एंड पता ही है 31 मार्च 2024 होने वाला है। बस आप पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 5 लाख का 12%। ये तो बहुत आसान हो गया, काम खत्म, आपका आंसर आ गया 60,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ये आप 60,000 कहां रिकॉर्ड करेंगे? मैंने दिखाया पीएल एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। बट प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को वेरी करता है, उसकी कैपिटल चेंज होती रहती है। यहां तो मैंने दिया कि पार्टनर की कैपिटल साल के शुरू में 5 लाख है और उसके बाद कोई चेंज नहीं है, मतलब कैपिटल एक तरह से समझे फिक्स्ड है। पर सोचिए कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो, मतलब कैपिटल वो चेंज कर रहा हो तो। आइए मेरे एग्जांपल से समझते हैं, पार्टनर बी के एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि पार्टनर बी ने 1 अप्रैल को, ये क्वेश्चन में दिया होगा, मैं अज्यूम्ड एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, पार्टनर बी ने 1 अप्रैल को 5 लाख कंट्रीब्यूट किया। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टाइमलाइन बनाना। क्या? टाइमलाइन बनाना। कब बनानी होती है टाइमलाइन? हाँ, वो जो फेसबुक में टाइमलाइन होती है वो सोच रहे हो? हाँ, टाइमलाइन में भी हाँ टाइम शो करता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? बी की बात कर रहे हैं। इस बार हम लोग बी की बात कर रहे हैं, बी इस कैपिटल की बात कर रहे हैं। बी की कैपिटल गिवन है कि 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल है 5 लाख। अज्यूम करता हूं कि 1 जुलाई को उसकी कैपिटल चेंज हो रही है। 1 जुलाई को वो 2 लाख और इंट्रोड्यूस कर रहा है, गिवन होगा क्वेश्चन में, ये मैं अज्यूम्ड एग्जांपल समझा रहा हूं। तो आप यहां 2 लाख मत लिखा करिए। क्या नहीं लिखेंगे? 2 लाख नहीं लिखेंगे। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है आप सीधे 7 लाख लिखेंगे, क्योंकि अब उसकी कैपिटल चेंज होके 7 लाख हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर फिर वो कैपिटल चेंज कर रहा है, फिर ये पार्टनर बी, क्योंकि बी की कहानी चल रही है, बी क्या कर रहा है? अज्यूम करते हैं 4 लाख विड्रॉ कर दे रहा है आउट ऑफ कैपिटल, 4 लाख कैपिटल विड्रॉ कर दे रहा है और कर रहा है 1 दिसंबर को। तो आप लिखेंगे 1 दिसंबर को इसकी कैपिटल 4 लाख कम, 4 लाख मत लिखिएगा। यहां पर मैंने बताया कैपिटल कितनी हो रही है ये लिखिएगा, ठीक है? क्या मैं कह रहा हूं? 4 लाख मत लिखिएगा। मैंने कहा बी अज्यूम करता हूं विड्रॉ कर रहा है 4 लाख रुपीस, तो आप 4 लाख नहीं लिखेंगे। विड्रॉ करने के बाद कैपिटल 7 में से 4 चला गया तो कैपिटल कितनी हुई? 3 लाख। आप यहां लिखेंगे 3 लाख। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात को? अब आपके पास कैपिटल आ गई 3 लाख और इसके बाद लगता है कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है यहां के बाद आपका ईयर एंड आ जाएगा 31 मार्च 2024। देखा, इसे हम कहते हैं टाइमलाइन। यहां तो नहीं बनाई टाइमलाइन हम लोग ने सर, बस यहां पे मैंने डाला बिगनिंग की डेट और यहां डाला ईयर एंड की डेट, ठीक है? यहां टाइमलाइन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि एक सिंगल शॉट में ही आपने 12% निकाल दिया। और यहां टाइमलाइन की जरूरत कब पड़ रही है और क्यों बनाना है टाइमलाइन? टाइमलाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अर्थात वो कैपिटल कभी ऐड कर रहा है, कैपिटल बढ़ा रहा है तो कैपिटल को ऐड कर दे रहे हैं, कभी कभी पैसा विड्रॉ कर ले रहा है कैपिटल में से तो उतना माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है? एग्जांपल से क्लियर है? चलिए अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले 5 लाख पर इंटरेस्ट निकालेंगे 3 मंथ्स के लिए। आप जान ही सकते हैं 3 मंथ्स क्यों आया, 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई। ध्यान दीजिएगा, अगर जुलाई की 1 तारीख है तो जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। अगर यहां पर 30 जुलाई लिखा होता, 31 जुलाई लिखा होता तो जुलाई का मंथ भी काउंट कर लेते। ध्यान देंगे, क्योंकि क्या है 1 जुलाई, 3 मंथ आ गया। तो आप क्या करेंगे? 5 लाख, ध्यान से देखिए, 5 लाख पर 12% और टाइम कितना है? 3 मंथ। आ गया यहां तक का इंटरेस्ट? पक्का आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है। यहां से अब 7 लाख पर इंटरेस्ट निकालेंगे कितने पीरियड के लिए? यहां से 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, क्योंकि कैपिटल 7 लाख है। कितना मंथ हो गया? 5 मंथ हो गई। तो यहां पर आप 5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। सिमिलर प्रोसेस है, आप लिखेंगे 7 लाख, 12% क्योंकि इंटरेस्ट है, याद होगा आपको
12% और 5 मंथ। समझ गए 5 मंथ कहां से आया, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम पीरियड हो गया 5 मंथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 3 लाख बचे हुए टाइम पीरियड के लिए आप बचा हुआ टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो 4 मंथ आएगा, क्योंकि दिसंबर से लेकर के 31 मार्च, क्योंकि 31 है मार्च का, तो मार्च को काउंट करेंगे। अगर 1 मार्च लिखा होता तो मार्च को काउंट नहीं करते। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसका लिखते हैं इंटरेस्ट कितना, 3 लाख पर। ध्यान दिया आपने, कैपिटल आपकी जो चेंज जो कैपिटल आई है उसको लिखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहां पर देखिए मैंने जो कैपिटल चेंज होने के बाद आई है उस अमाउंट को लिया है, इंटू 12% एंड लास्ट में 4 मंथ्स। अच्छा, एक तरीके से ऐसे भी चेक कर लीजिए, यहां 3 मंथ तेरा पहला, दूसरा 5 मंथ, 3 और 5 कितने हो गए 8 और 4 12, हो गया पूरा साल। तो आपको जो इंटरेस्ट आएगा, यहां जो वैल्यूज आएंगी इसको आप ऐड कर दीजिए, आपको इंटरेस्ट ऑफ 20 कैपिटल आ जाएगा। ये दोनों डाटा कहां लिखेंगे, ये ए का जो डाटा आया ये, और ये कहां लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे यहां पर। ये अमाउंट आपको खोजने का मैंने टेक्निक बता दी, एक सिंपल था और एक में मैंने कहा टाइमलाइन बनाना है। टाइमलाइन कब बनाना है समझ गए, और क्यों बनाना है टाइमलाइन। टाइमलाइन बनाने से आपको क्या हो जाएगा, आपको सामने सामने दिखेगा कि कब कब कैपिटल चेंज हुई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना इजी हो जाएगा। अब आइए टॉपिक चेंज करते हैं और बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक चैलेंजिंग काम है और कई तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जा सकता है। मैं कुछ कॉमन मेथड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो ये पैसा है जो ओनर ने, जो मालिक ने, मालिक कौन है, पार्टनर ने, उसने अपने पर्सनल कामों के लिए बिजनेस से निकाला है। तो मेरे स्टाइल में ये बुक में फॉर्मूले नहीं दिए मिलेंगे आपको, मैंने आपके लिए कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हो सकता है वो लमसम विड्रॉ करे। ये क्या होता है, लमसम विड्रॉल। अरे भाई एक ही बार में जो पार्टनर को पैसा चाहिए निकाल ले, आप इसको कह सकते हैं वन टाइम विड्रॉल। हो सकता है पार्टनर एक बार में जितने पैसे की जरूरत है उतना निकाल ले। ये इस हेडिंग में नहीं लिखा रहेगा आपके बुक में, आपकी बुक में इस हेडिंग में नहीं लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, कि वन टाइम विड्रॉल। आपको पहचानना पड़ेगा क्या लिखा होगा तब। लेट्स अज्यूम लिखा होगा कि ए, ये हेडिंग है मेरी, समझ गए। बुक में ये हेडिंग आपको शायद नहीं मिलेगी, ये मैंने आपको लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हेडिंग बनाई है। जैसे लिखा हो फॉर एग्जांपल ए विथड्रू, ये लिखा होगा ए विथड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ए ने क्या निकाला, 10,000 निकाला, ये नहीं बताया कि साल के कौन सी डेट को निकाला। कहां डेट लिखी है मैंने इसमें, विड्रॉइंग तो कर रहा है पार्टनर ए, पर कब कर रहा है डेट नहीं मालूम है, और एक बार में जितना चाहिए 10,000 चाहिए एक बार में निकाल दिया। इसीलिए मैंने कहा इसका नाम हो सकता था लमसम विड्रॉल या वन टाइम ड्रॉइंग। चलिए अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 12% पर एनम। तो अगर ड्रॉइंग के आगे क्या लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर परसेंट पर एनम में लिखा हो, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, तो परसेंट पर एनम की वजह से इसको आप हाफ ईयरली पीरियड के निकालेंगे। सर हाफ ईयरली क्यों, क्योंकि मैंने कहा टाइम ड्यूरेशन नहीं मालूम है कि ये 10,000 कब विड्रॉ कर रहा है, हाफ द टाइम कर लिया आपने, ठीक है, एवरेज टाइम ले लिया। मतलब हम कैसे निकालेंगे जरा देख लीजिए। अब हमको इस 10,000 पे इंटरेस्ट निकालना है तो हम लिखेंगे 10,000 इंटू 12% इंटू 6/12। ये 6/12 क्यों आया, क्या लॉजिक है सर कि आंसर 6/12 आ जा रहा है। तो 6/12 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके परसेंट पर एनम लिखा हुआ है। ये रूल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ही अप्लाई होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मत लगाना। सुन लिया मेरी बात को। ये जो परसेंट पर एनम लिखा हुआ था, इस परसेंट पर एनम की वजह से आपने लमसम ड्राइंग को 6 मंथ में कन्वर्ट कर दिया। क्यों 6 मंथ, क्यों, मैंने कहा एवरेज पीरियड ले लिया हमने। मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
10,000 पे निकलेगा, ये तो ठीक है, 12% निकलेगा, ये भी आपको समझ में आ गया। ये 6 मंथ में क्यों निकाला? तो मैंने कहा ये एवरेज पीरियड ले लेना होता है। कब एवरेज कर लेते हैं? जब आपको परसेंट पर नंबर लिखा है। अज्यूम करता हूं कि इसी लमसम मेथड में हो सकता है बी, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है बी लिखा हो कि बी विड्रू कर रहा है, बी विड्रू, ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस चेंज करने वाला हूं, बी विड्रू ₹10,000, तो ये भी 10,000 निकाल रहा है ना। और ड्यूरिंग द ईयर, ये भी सेम लिखा है, ये भी 10,000 निकाल रहा है। पर मैंने अब कंडीशन चेंज कर देनी है। कंडीशन ये चेंज करनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज @12%। ध्यान दिया आपने? क्या चेंज है इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में? पर एनम नहीं लिखा, पर एनम नहीं लिखा, तो टाइम फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाता है। वैसे पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, ठीक है, और यहां पे टाइम एलिमेंट को इग्नोर कर दिया, इसका मतलब है आपको पूरा 12% निकालना है। अब वो ड्राइंग किसी भी टाइम पीरियड में लिखाई गई हो, कभी भी किसी समय भी उसने 10,000 निकाला हो, साल के बिगनिंग में निकाला हो, साल के अंत में निकाला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है इस 12% से। आप 12% ही ब्याज निकालेंगे, इग्नोरिंग दी टाइम फैक्टर। इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी के केस में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? आप निकालेंगे 10,000 इंटू 12%, खत्म, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया, ये रहा आंसर, खत्म। दोनों में अंतर समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहली टाइप बताया, इसको हम कहेंगे टाइप नंबर 1। ये हमने फर्स्ट टाइप बता दिया, घबराओ नहीं, 3 टाइप और है। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको अब अगला टाइप ले चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एक टाइप मैंने बता दिया, लमसम या वन टाइम विड्रॉल, एक बार में पार्टनर को जो चाहिए निकाल दी। पर ऐसा तो जरूरी नहीं है। अरे भाई, जरूरी है पार्टनर को एक ही बार में सारी जरूरत पूरी हो जाए? महीने महीने भी जरूरत पड़ सकती है ना। तो हो सकता है पार्टनर्स सेम अमाउंट विड्रॉ करे और वो हर मंथ विड्रॉ करे। तो अब हेडिंग में चेंज करता हूं, हेडिंग लिखता हूं, क्या कर रहा है? सेम अमाउंट विड्रॉन एवरी मंथ। इस बार पार्टनर क्या करेगा? सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा, एवरी मंथ विड्रॉ करेगा। एक एग्जांपल से बताऊं, इस हेडिंग में क्या है? अगर पार्टनर ए 5,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, 5,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है और वो भी बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, तो केस क्या क्या बन सकता है आइए देखते हैं। पहला बन सकता है कि एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगनिंग विड्रॉल हो रहा है, पर कब हो रहा है? एट द बिगनिंग। ये भी हो सकता है, और हो सकता है पार्टनर विड्रॉ कर रहे हो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और या तो तीसरा और आखिरी केस हो सकता है एट द मिडिल। 3 में से एक ही पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बताते हैं। पार्टनर ए को जरूरत है 5,000 हर महीने के बिगनिंग में। आज साल शुरू हुआ, 1 अप्रैल आया, 5,000 चाहिए। अप्रैल के बाद 1 मई आया, 5,000 चाहिए। 1 जून आया, 5,000 चाहिए। 1 जुलाई आया, 5,000 चाहिए। 1 अगस्त आया, 5,000 चाहिए। तो पूरे साल भर उसको क्या चाहिए? सेम अमाउंट विड्रॉ एवरी मंथ। समझ में आ गया केस क्या है? सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, पर विड्रॉ कब कर रहा है? मैंने केस दिया बिगनिंग में। ठीक है, एग्जांपल समझ गए? तो आप क्या करेंगे? एक सिर्फ आसान सी निंजा टेक्निक इसमें बता दे रहे हैं, ये आप यूज करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? देखिए, जब सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा और बिगनिंग में विड्रॉ करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए आप करेंगे ड्रॉइंग का अमाउंट, दैट इज डी। ये डी क्या है? जितना अमाउंट ड्रॉ कर रहा है। मेरे एग्जांपल में 5,000 विड्रॉ कर रहा है हर मंथ, 5,000 विड्रॉ कर रहा है हर मंथ, तो 5,000 आपका डी हो गया, इंटू एन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मंथ्स, इंटू n+1/2 इंटू रेट परसेंट इंटू 1/12। आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लें, ये फॉर्मूला कैसे बना और क्यों बना। ये फॉर्मूला समझ लोगे तो आपका कंसेप्ट थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे बनाया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में ये जो डी है, मैंने कहा
वो आपकी ड्रॉइंग के बराबर है। जितना आप पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, जितना पैसा आप निकाल रहे हैं, वो आपका डी है। तो मैंने कहा, अज्यूम किया कि पार्टनर 5000 निकाल रहा है, तो डी स्टैंड्स फॉर ड्रॉइंग। कितना अमाउंट, डी क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, डी है आपका। क्लियर? आपने 5000 निकाला, वो डी है आपका। एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। क्या है एन, नंबर ऑफ मंथ्स। क्लियर है? एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ मंथ्स। ये +1 क्यों आ रहा है यहां पर, n+1 क्यों आ रहा है? तो क्योंकि ये बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है। पार्टनर ए ने सबसे लास्ट ड्राइंग कब की होगी, और वो होगी 1 मार्च को। याद है, हर महीने 1 तारीख को निकाल रहा था पैसे, लास्ट ड्राइंग किया होगा मार्च को, तो मार्च के महीने का उसको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के बिगनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है ना, 1 मार्च को, तो उसको n+1 लगेगा, 1 मंथ एक्स्ट्रा। तो 12, अगर फॉर एग्जाम्पल 12 महीने की ड्राइंग है, तो 12 + 1/2 मतलब 13/2, मतलब आप 6.5 भी लिख सकते थे, पर 6.5 ना बोल करके मैंने वो 6.5 कैसे आया आपको उसकी टेक्निक बता दी। क्लियर है? 6.5 मतलब 13/2, ठीक है, और रेट % दिया होगा आपको, रेट लगा देंगे। क्लियर है? ये 1/12 सर क्यों आया यहां पर? देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ड्राइंग को मंथली को एनुअल में कन्वर्ट करते हैं, फिर से ड्राइंग जो कि मंथली दी है उसको एनुअल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट ऑफ 12 करना पड़ता है, जैसे आपने यहां पे किया। अब उसको एनुअल इंटरेस्ट दिया होता है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है यहां पर, ड्राइंग का जो इंटरेस्ट दिया होता है वो एनुअल % में दिया होता है, 12% पर एनम दिया होता है ना, एनुअल दिया होता है ना, इसीलिए इसको 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि ड्राइंग का इंटरेस्ट एनुअली लग जाए। समझ गए 1/12 क्यों लगाते हैं? अच्छा, आइए इसी केस को समझते हैं। अगर वो ड्राइंग करेगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, चलिए पार्टनर बी की बात करते हैं। पार्टनर बी को पैसा चाहिए 30 अप्रैल को, एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। पार्टनर बी को फिर अगले महीने फिर पैसा चाहिए 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, फिर 31 अगस्त को। तो हर महीने के एंड में पैसा निकालते जा रहा है। लास्ट ड्राइंग करेगा वो 31 मार्च को। इसके केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या निकलेगा? इसके लिए निकलेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग दैट इज डी इंटू एन दैट इज नंबर ऑफ मंथ इंटू n-1/2 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्लियर है? डन है? समझ में आ रहा है? -1 तो समझ गए क्यों है ना, क्योंकि 1 महीना उसको ब्याज कम लगेगा। तो अगर 12 महीने तक ड्राइंग कर रहा है, पूरे 12 के 12 महीने ड्राइंग कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 12 - 1 कितना होता है 11। तो आपका हो जाएगा आंसर यहां पर 11/2। यहां पे आप 5.5 भी लिख सकते थे, पर वो 5.5 कैसे आया आपको लॉजिक पता चल गया। क्लियर है? अब यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिडिल में करेगा, या मिडिल ना बताए, कहेगा कि ड्रॉ 5000 पर मंथ। आपको क्लियर नहीं कर रहा है कि बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है कि एंड में। जब आपको ये क्लियर ना करे तो भी आप समझ जाइए कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगनिंग में ही है, सॉरी मिडिल में भी है। इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस लिखा है पार्टनर सी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें सी नाम का एक पार्टनर है, वो विड्रॉ कर रहा है 5000 पर मंथ। अरे भैया कब कर रहा है बताओ तो? पर मंथ तो कर रहा है और पूरे साल भर कर रहा है, पर कब? तो मिडिल। और या तो क्लियरली लिखा होगा। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? एकदम सेम ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, जितना ड्रॉ कर रहा है, मैंने नाम दिया उसको डी, इंटू एन नंबर ऑफ मंथ्स, इंटू n/2। याद रखिए इसमें n/2 लगेगा, ठीक है ना, +1 ना -1, इंटू रेट % दैट इज रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्या आने वाला है आपका? आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। क्लियर है? हाँ ना? यस है? चलो, ये हो गया जब क्या हो, सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा एवरी मंथ। क्या जरूरी है वो हर मंथ विड्रॉ करेगा? नहीं नहीं, हो सकता है पर क्वार्टर विड्रॉ करे। तो यही क्वेश्चन, यही टॉपिक, अब सेम अमाउंट विड्रॉ होगा और एवरी क्वार्टर होगा। क्या हो रहा है? सेम अमाउंट विड्रॉन
एवरी क्वार्टर। इस बार पैसा हर क्वार्टर में चाहिए और आप जानते हैं साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। कौन कौन से क्वार्टर होते हैं? आइए मैं आपको एक बार क्वार्टर बता दूं। पहला क्वार्टर होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, है ना? ये पहला क्वार्टर Q1। Q2 कौन सा होगा? सेकंड क्वार्टर कौन सा होगा? 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर। Q3 क्या होगा? 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। एंड लास्ट क्वार्टर होगा, 4 क्वार्टर हैं, और ये होगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। क्या कहते हैं? कितने क्वार्टर आए? 4 क्वार्टर। अब तो क्वार्टर की दिक्कत नहीं है। हो सकता है पार्टनर विड्रॉ करे और अब क्वार्टर साल में 4 क्वार्टर आने वाले हैं, तो क्या होगा? क्वार्टर में कब विड्रॉ करेगा? चलिए, हो सकता है क्या करे? विड्रॉ करे एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। अब उसको पैसा चाहिए हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। अज्यूम करते हैं फिर से, पार्टनर ए को पैसा चाहिए 1 अप्रैल को 6000, फिर 1 जुलाई को 6000, फिर 1 अक्टूबर को 6000 और 1 जनवरी को फिर 6000। तो 4 बारी विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है और सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। देखा, मैंने हेडिंग लिखा था, सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन एवरी क्वार्टर। पर कब? एट द बिगिनिंग। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आइए देखें, इसका फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू डी। ये डी क्या है डॉक्टर? नहीं, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ही डी है हमारा, जितना पैसा वो ड्रॉ कर रहा है, इंटू 4। इस बार एन नहीं लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि 4 बार ही ड्रॉइंग करेगा, नंबर ऑफ ड्रॉइंग 4 होगी। क्वार्टरली का क्वेश्चन है, ठीक है? नंबर ऑफ ड्रॉइंग 4 हो जाएगी, इंटू n + 3/2। सर ये +3 क्यों आ गया? फिर बताऊं क्यों आया। देखिए, लास्ट ड्रॉइंग कब हुई होगी? जब एट द बिगिनिंग कर रहा होगा। तो जब वो हर महीने, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो चौथी वाली जो ड्रॉइंग होगी वो 1 जनवरी में करेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का ब्याज उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसीलिए +3। क्लियर है? इंटू रेट परसेंट दिया होगा, जितना भी परसेंट दिया होगा, इंटू 1/12 तो करना ही है। इंटू 1/12 तो करना है, क्योंकि रेट जो होता है वो परसेंट पर एनम में दिया होता है, एनुअली दिया होता है, इसीलिए 1/12 कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसी से फॉर्मूला और आगे हम लोग बना लेंगे। चलिए, अब हम बनाते हैं फॉर्मूला। अगर वो विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, समझ गए? इस बार फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है। क्या फॉर्मूला है? d इंटू 4 इंटू n-3/2 इंटू रेट परसेंट इंटू 1/12। क्लियर है? समझ में आ गया है? और अगर इसी को अगर वो विड्रॉ कर लेगा एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में चाहिए। जैसे मैं कहूं तो हमको 15 मई को चाहिए और 15 अगस्त को चाहिए, क्वार्टर के बीच में चाहिए। समझ गए? तो भी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू डी इंटू 4 इंटू n/2 इंटू रेट परसेंट इंटू 1/12। क्लियर हो गया? क्या निकलेगी इससे भी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसमें सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और हर क्वार्टर में विड्रॉ हो रहा है। ठीक है? अब आता है एक और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में ना तो टाइम पीरियड फिक्स है और ना तो अमाउंट फिक्स है। मतलब डिफरेंट अमाउंट की विड्रॉ कर रहा है, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, एंड डिफरेंट डेट्स को विड्रॉ कर रहा है। वेरिएबल अमाउंट, वेरिएबल डेट लिख सकता हूं हेडिंग। हाँ, मैंने कहा था ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है इस हेडिंग से, मैंने आपके लिए हेडिंग बनाई है ताकि आप सिंप्लीफाई कर लें। तो डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट डेट्स को विड्रॉ कर रहा है। डेट भी रैंडम ऑर्डर से डिसाइड कर रहा है, ना तो डेट फिक्स है उसकी ड्रॉ करने की और ना तो अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहा है। अज्यूम करते हैं
वैसे आप इसको एक प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो सबसे आसान होगा। हम प्रोडक्ट मेथड आपको दिखा रहे हैं। क्या करना है, आइए इसमें क्या दिया होगा आपको। आपको दिए होंगे दो इंफॉर्मेशन। पहला आपको दिया होगा डेट ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। दूसरा आपको दिया होगा अमाउंट विड्रॉन। ये दो चीजें दी होगी इस क्वेश्चन में, और याद रखिएगा सब अलग अलग है। अज्यूम करता हूं कि 1 अप्रैल 23 को उसने विड्रॉ किया 10,000, ये गिवन होगा, टेंशन मत लीजिए। 1 जुलाई को इसने विड्रॉ किया 20,000। 30 नवंबर को उसने विड्रॉ किया 30,000। एंड लास्ट 1 फरवरी को उसने विड्रॉ किया 40,000। तो आप ध्यान से देखिए, अलग अलग डेट्स हैं ड्राइंग करने की, ठीक है, और अलग अलग अमाउंट है। ये आपको गिवन होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेथड इसका नाम मैंने बता दिया है। इस मेथड को हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। थोड़ा इजी होता है, प्रोडक्ट मेथड कर लिया करो। क्या करना है इसमें, आपको इसमें 2 कॉलम आगे बनाने हैं। पहला कॉलम आपको बनाना है ड्यू पीरियड। क्या बनाएंगे, ड्यू पीरियड, और अगला कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। ये ड्यू पीरियड क्या होता है, ड्यू पीरियड होता है डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर ईयर एंड तक का टेन्योर। सुन लिया, कितने मंथ्स लगे, नंबर ऑफ मंथ्स बताना है। मैंने लिखा DOD, डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के ईयर एंड तक। जैसे यहां पे ड्राइंग कर रहे हैं 1 अप्रैल को और ईयर एंड हो रहा है क्वेश्चन में 31 मार्च को, कितने मंथ लगे, पूरे 12 महीने। तो आप यहां नंबर ऑफ मंथ्स कितना लिखेंगे, 12। पर यहां देखिए आपने ड्रॉ किया है 1 जुलाई को, जुलाई के पहले 3 मंथ थे वो खत्म, तो 12 में से 3 खत्म, बचे 9 मंथ। सिमिलरली यहां विड्रॉ कर रहा है 30 नवंबर को, तो नवंबर तक का टाइम पीरियड खत्म, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ आ गए, 4। एंड लास्ट में क्योंकि 1 फरवरी को विड्रॉ कर रहा है तो फरवरी काउंट करेंगे और मार्च काउंट करेंगे, 2 मंथ। देखा आपने पहले क्या निकाला, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यू पीरियड। कैसे निकाला, देखा कब ड्रॉ किया है और ईयर एंड कब आ रहा है, ईयर का एंड कब आ रहा है, वहां तक का नंबर ऑफ मंथ्स निकालेंगे। अब दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 इंटू 12। प्रोडक्ट मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना। आपके पास आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट को लिखते जाइए, 12 इंटू 9, सॉरी 2 12 जा 18, चलिए 1,80,000, 3 4 जा 12, 1,20,000, एंड 4 2 जा 8, 80,000। क्या करना है, इसका टोटलिंग कर देना है। यहां पे लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट, टोटल कर दीजिए। ये हो गया 2 लाख और ये हो गया 3 लाख, 2 और 3 5 लाख। आपका टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आ रहा है 5 लाख। पर आंसर तो नहीं आया। आंसर कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए, और वो फॉर्मूला क्या होगा, आइए देखें फॉर्मूला। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। ये रहा आपका टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट दैट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट कर देंगे, इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, इनटू मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंट इंटू 1/12। ध्यान दिया आपने, 1/12 आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्यों, क्योंकि रेट जो होता है वो परसेंट पर एनम में दिया है, और आपने टाइम को मंथली बेसिस पे लिया था, तो उसको एनुअल टाइम में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट परसेंट दिया रहेगा, आपको ध्यान देंगे, रेट परसेंट दिया रहेगा, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, निकाल देंगे। समझ में आ गया, क्लियर है, ये बेसिक चीज है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, इसको आप कहां ले जाएंगे, कहां लिखेंगे, वापस आइए, फ्लैशबैक से वापस आइए, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहां कहां, यहां, अगर तीसरा पार्टनर है तो वहां। क्लियर है, ये सारी वर्किंग आपको वहां करके यहां शो करनी है। ये बेसिक्स हैं। मैंने सैलरी के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया कि सैलरी भी एनुअल बेसिस पे होनी चाहिए। जब तक आप पीएल एप्रोबेशन नहीं बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल आप नहीं बना पाएंगे। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।